नमस्कार दोस्तों। लम्हे ज़िंदगी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आपकी हिंदी सरल हिंदी साहित्य हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सर आदरणीय प्राणीनाथ मिश्र जी हमें क्लास देते हैं, अपनी हमारी कविताओं को शुद्ध करते हैं, उनकी त्रुटियाँ निकालते हैं, क्या त्रुटि है उसमें कमी निकाल के उसको शुद्ध कैसे बनाया जा सकता है और एक कविता को सुंदर रूप कैसे दिया जा सकता है, और वो हमें बताते हैं। कई सवाल हम कर चुके हैं, 5 एपिसोड पूरे हो चुके हैं उस चीज़ के। तो आज फिर हम अपने छठे भाग को लेकर आए हैं। अपना कॉपी पेंसिल तैयार रखिए और जो हमारा भाग पहले कुछ छूट गया था, छंद क्या होते हैं, और आज हम वहीं से फिर से शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम अपने सर का स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका पुनः लम्हे ज़िंदगी पर। सुषमा जी, नमस्कार, आपका नमस्कार। स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद पूजा जी। स्वागत है सर आपका, बहुत-बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार, नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर आने के लिए और मंच पर मुझे बुलाने के लिए। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे आप गुरु हैं और आप हमें क्लास देते हैं और इसी से हमारी कविताओं में थोड़ी शुद्धि हो रही है। और शायद लिखते-लिखते एक आपके इस पे आते हैं, हम भी ऐसा कुछ कर पाएँगे कि हम अपने बच्चों को सिखा पाएँ कि ये कविता कैसे लिखते हैं। तो सर हाँ, आज ये सब एक चीज़ हाँ जी। हाँ, एक आपने जब शुरुआत की मैं एक बात बता दूँ, हाँ सर। कविता लिखने के लिए हर चीज़, हर कला को सीखने के लिए उसमें कुछ न कुछ भौतिक चीज़ें रहती हैं। जैसे अगर आप ड्राइंग करना चाहें तो एक हमको क्या कहते हैं पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए या फिर हमको कलर चाहिए या एक कैनवस चाहिए। अगर आप और कोई मूर्ति बनाना चाहें तो पत्थर चाहिए और कुल्हाड़ी का चाहिए या छेनी चाहिए, हथौड़ी चाहिए, सब चाहिए। जी सर। कविता एक ऐसी कला है जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ भाव चाहिए। आपको ध्यान और भाव एक और कल्पना शब्द, शक्ति चाहिए। कल्पना शक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कल्पना शक्ति चाहिए, भाव चाहिए और मन के अंदर से निकले हुए उद्गार चाहिए, चिंतन चाहिए, मंथन चाहिए, सब कुछ आपका आपके अंदर है। जी सर। कविता अगर करने की, लिखने की इच्छा है, तो बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। जी सर, ये तो है सर। मगर फिर सर उसमें फिर भी त्रुटि हो जाती है, जैसे कई बार हम छंद नहीं लिख पाते। जी। तो सर हम आज वहीं से शुरुआत करते हैं। सर, छंद क्या है और उसकी गणना कैसे होती है? तो सर उसी पे हमारा सवाल है, सर बताएँ। हाँ, तो पिछली बार तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि छंद हाँ। क्या होते हैं। देखिए, हाँ जी। छंद जो है वो कुछ हम जब जो भी बोलते हैं या जो भी हम लिखते हैं, जो शब्द हमारे मुँह से निकलते हैं, उनका अपना एक समय होता है। अब हम जब कह रहे हैं समय, जी। तो समय बोलने में भी कुछ समय हुआ। और जब हम हाँ कह रहे जी। हैं शान, तो हमने देखा कि समय में 3 अक्षर हैं, जी। लेकिन 3 अक्षर को बोलने में जितना समय लग रहा है, शाम बोलने में भी हमको उतना समय लग रहा है। ओके। शाम में जबकि 2 ही अक्षर हैं। 2 अक्षर हैं। तो ये जो बोलने का जो हमारा अंदाज़ होता है या जो समय लेता है, जी सर। वो कहलाता है मात्रा। और मात्रा की गणना को ही हम कहते हैं जब हम रखते हैं किसी छंद में। क्योंकि छंद जब हम बोलेंगे, उसको गाने लायक बोलेंगे, तो हमको बोलने के लिए ऐसा लिखना चाहिए कि हम सरलता से गा सकें। अब बच्चे अच्छा। जो हैं बिल्कुल बचपन से ही देखिए कितने अच्छे छंद गाना शुरू कर देते हैं। ये क्या कहते हैं, चंदा मामा दूर के पुए पकाएँ पूर के, आप खाएँ या अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बोल, वो सब हाँ। वो उनका उनका सिर, मुँह वगैरह सब हिलता रहता है। तो वो सब हिलता रहता है। आया भालू, बर्फी लाया, झूम ढाका, ये गुब्बारा, वो गुब्बारा, ये सब करते रहते हैं। जी तो सर। उनका अब देखिए वो उनको जाने-अनजाने ये लय और गति, ये हमारे मन के अंदर छिपी रहती है। और जब हम इसको जब पेश करते हैं, इसको जब सामने लाते हैं या बोलते हैं, उस अंदाज में बोलते हैं, तो उससे अपने मन के अंदर एक एक दोलन शुरू हो जाता है और वो दोलन जो है, वही लालित्य लाता है और वही जो लालित्य है, वही कविता है। हाँ, तो जी ये सर। दोलन लाने के लिए आपको शब्दों की मात्रा ऐसी होनी चाहिए ताकि बोलने पर, गाने पर, कविता कहने पर कहीं पर ऊबड़-खाबड़ ना लगे, जी सर। कहीं पर मात्रा कम या ज़्यादा ना हो। आप किसी को भी देख लीजिए, कोई किसी की भी चौपाई आप देख लीजिए। आप चाहे रामचरितमानस की चौपाई लीजिए हुँ। या आप हनुमान चालीसा की चौपाई लीजिए, आपको बोलने का अंदाज़ वही रहेगा। आप दोहे चाहे कबीर के लीजिए, चाहे दोहे आप रहीम के लीजिए, बोलने का अंदाज़ वही रहेगा। वही रहेगा। आप हरि गीतिका चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास की लीजिए या पहले किसी की लिखी हुई लीजिए, बोलने का अंदाज वही रहेगा। आप चाहे इनकी कविता ये जो गीतिका है, हरि गीतिका है, कुमार विश्वास की उनकी ले लीजिए या आप अपने बचपन में जो प्रार्थना होती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। जी। अच्छा। तो ये जो कहने का अंदाज है, ये
यहाँ पर और जो ये बोल रहे हैं वो एक ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो मात्राएं हैं वो बराबर है। अब ये मात्रा मात्रा किसकी होती है? मात्रा कभी भी व्यंजन की नहीं होती। स्वर की होती है। व्यंजन जितने भी स्वर की होती है। व्यंजन जितने भी हैं वो अधूरे हैं। क, ख, ग। अब ये जो हलंत लगा हुआ क है वो व्यंजन है। व्यंजन। जब उसी हलंत लगे हुए क में जब छोटा अ लगा देते हैं तो वो क बन जाता है। अब ये क एक समय लेता है। अब इसको का जब कह देते हैं तो ज्यादा समय लेता है। ज्यादा समय लेता है। अब हम कहें क कमल, कमल, तो एक समय लिया कमल, 3 अक्षर आ गए। अगर हम कहें काग, काग, तो का में हमको ज्यादा समय लगा, और इतना समय लगा कि कमल का क म का जो समय था वो का ने ले लिया। का लेने। तो इसका मतलब है कि ये जो मात्रा है यही हमारे वाणी का भार कहलाती है, या जो हम बोलते हैं वो जो समय लेता है उसको। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग, आप देखिए कहीं कहीं पर जब मात्रा नहीं मिलती है तो लोग गाते गाते उसको खींच लेते हैं। अब जैसे एक अनेक, अब एक अनेक आप जल्दी से भी कह सकती हैं, और कहीं पर एक अनेक, जैसे मैंने करी थी। अनेक कह लेंगे तो इस तरीके से होता है क्या कि आप मात्रा घटा बढ़ा सकती हैं, या सकते हैं, बशर्ते आप उसको गा रहे हो तो आपको पूरे धुन में जो लय में है तो टोटल इतना बढ़ाइए कि टोटल उबड़ खाबड़ ना लगे। अब मात्रा गिनी जाती है स्वरों की, क्योंकि हम जो बोलते हैं, हमारा जो ये स्वर है ये हमारे क्या कहना चाहिए कि इसको एक हमारे प्राण से निकलते हैं। इनमें स्वर जो है आ आ ई उ जो है ये हमारे अंतर से निकलते हैं। जी। तो इनको, इनमें कहीं पर भी होठ बंद नहीं होते, कहीं पर जैसे आलाप वगैरह होता है। अब जो आलाप वगैरह होता है या जो स्वर कहते हैं, स्वर ले रहे हैं, तो उनमें कहीं पर भी आ ई उ आप देखिए इसमें कहीं पर भी सिर्फ मुंह का चेहरे का थोड़ा हाव भाव बदलता है, अदरवाइज पूरी की पूरी आवाज अंतर से आती है। ये स्वर कहलाते हैं, और स्वर के ऊपर ही भार रहता है। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो व्यंजन जो है अक्षर बन जाता है। जैसे छोटा का जो है वही सर जो हमने बचपन में सीखे थे क्लास में, तो उसमें हम यही करते थे कि जैसे हमने स्वर बोले तो वो ओष्ठ हो जाते थे, आ, तो केवल हमारे होठ होते थे, और जब हम व्यंजन पढ़ते थे तो कोई हमारे दांत को टच करती है जीभ, तो और कोई हमारी मूर्धा को टच करती है, कोई तालु को टच करती है। तो हमने बचपन में हमें यही सब सिखाया गया। जी, आप बिल्कुल सही बोलिए, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया। जैसे का वर्ग, का जो है कंठव्य है, का खा, आप देखिए का खा गा घा, जहां पूरा बोलिएगा तो कंठ से निकलता है, कंठ से निकलेगा। चा, चा चा जो है वो आपका तालव्य है, और ये चा छा जा झा ये तालु से ऊपर टच करते हुए निकलेगा। इस तरीके से वो तालव्य बोल देते थे हम उसे। हाँ, अब इसे टा जो है, टा आप देखिए जीभ पीछे चली जाती है, मूर्धन वो मूर्धा पे चली जाती है, मूर्धा पे चली जाती है। अभी मूर्धन पे हमको याद आया, लोग अक्सर कह देते हैं कि भाई ये आ ई उ री कैसे बोले, री को री। अब ऋषि लोग बोलते हैं तो वो लोग सीधे लिख देते हैं ऋषि, वो ऋषि नहीं है, वो आप तालु के पीछे ले जाइए, अगर अपने को जीभ को ऋषि बोलिए, ऋषि, तो वो ऋ जो होता है वो ऋषि होता है। ऋतु, ये ऋतु नहीं है, ऋतु, ये मूर्धन में होते हैं। खैर ये थोड़ा सा विषय से अलग जा रहे हैं, लेकिन मात्राओं की गणना अगर आप करना है तो मात्राओं की गणना, जैसे हमने कहा, तो स्वरों की गणना की जाती है। स्वर जुड़े जाते हैं, मतलब उनमें देखा जाता है कि कौन सा लघु है, कौन सा दीर्घ है। तो हमने लास्ट टाइम भी बताया था आ ई उ ई री, ये जो है ये लघु स्वर है, लघु स्वर। तो ये जहां जहां लगे हैं, ये जहां जहां लगे हैं वहां वहां उन अक्षरों की मात्रा एक होगी, और जो एक होगी, और जो इनको ह्रस्व भी कहते हैं, छोटे व्यंजन का, छोटे अक्षर कहते हैं। अब जो बड़े अक्षर होते हैं उनमें जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अब इसमें 2 मात्रा आएंगी, इसमें 2। हाँ, अब हम कहें मूढ़, अब मुंह में हम देखिए बहुत, मुंह कहें तो मुंह बड़ा जल्दी हो जाता है बोलने में, अगर हम मूढ़ कहें तो मूढ़ में थोड़ा समय लगता है। तो बड़ा ऊ की मात्रा आ गई, माँ वही है, छोटे ऊ की मात्रा हुई तो हम
एक मात्रा दिए, हम्म, एक भार हुआ हमारा, या एक हम गिनती गिनेंगे कि उसकी मात्रा एक है, एक लेकिन जब हम उसको मूढ़ बोलते हैं तो जब उसको थोड़ा जोर देते हैं बोलने के लिए, थोड़ा समय देते हैं, तो तो दो वहां पर मात्राएं आ हमारा जाती हैं। 2 मात्राएं आ जाती हैं। तो इस तरीके से ह्रस्व या और दीर्घ, इस तरीके से जो स्वर होते हैं उसी हिसाब से मात्राएं गिनी जाती हैं। अब जी, जैसे अगर कहा जाए का, बड़ी की, बड़ा कू, बड़े के, कै, को, कौ, यहां तक तो हो गया। अब कंग, ये कम भी स्वर है। अब कंग जब कहेंगे तो इसमें भी दीर्घ मात्रा है, जैसे कहेंगे कंगन। अब कंगन, अब एक स्वर आप अंदर से कगन करके अलग बोल रहे हैं। हाँ, अब आप कगन बोलिए और कंगन बोलिए, अब देखिए थोड़ा समय लगता है कि नहीं कंगन में। कंगन, हाँ, अब कंगन, तो यहाँ समय लगेगा, तो इसलिए समय जहां पर लगेगा। अंग है, जहां पर अंग है वहां पर। अच्छा, इसी तरीके से है अह, जैसे अह, अ, तो अह में भी हम ये बेसिकली जिसको इंग्लिश में कहते हैं एच लगा जाता है, जी, तो उसमें एच के साथ ही मिल जाता है, तो वो कह हो जाता है। दुख, हम दुख नहीं कहते हैं, दुख, वो बहुत दुख, उसको बहुत दुख हुआ, दुख कहते हैं। तो ये अ जो आया, ये क्या कहते हैं उसको, उच्छ्वास आई, उससे एक एक मात्रा ले लिया। जहां पर अ होता है वहां भी दीर्घ मात्राएं होती। तो इस तरह अनुस्वार और विसर्ग माने अंग और अह, इनके साथ जो भी लगे होंगे, जैसे कंस, हम्म, अब कंस में भी आपको क सा बीच में ना है, तो क सा अगर कहें तो एक और एक 2 मात्राएं होंगी। कंस अगर कहा आपने तो अंग की मात्रा भी आ जाएगी, इसका माने यहां पर 3 मात्राएं होंगी। 3 मात्राएं आ जाएंगी। तो कंग के ऊपर जो आपने किया है, तो कंग को बोलने में आपने समय लिया, तो कंग के समय ऊपर जो मात्रा होगी वो दीर्घ होगी। सा की मात्रा अपनी रहेगी, लेकिन कंग की मात्रा दीर्घ। दीर्घ हो जाएगी। जी। अब इसके साथ ही एक और एक चिन्ह आता है, अनुनासिक। अनुनासिक जैसे जैसे कहते हैं चांद, हंसना, चांद, हाँ जी, अंगना, आंख, पाखी या हाँ, चांदी, इस तरीके से जो है, जहां पर ऊपर चंद्रबिंदु लगा देता है, चंद्रबिंदु, उसमें किंतु उसमें उसमें कोई मात्रा अलग से एक्स्ट्रा नहीं आती। जैसे अब हम कहें हंसना और हंसना, दोनों में देखिए समय एक ही लग रहा है। अगर इसे अच्छा, कहें, अगर हंस, वो हंस रहा है, और आप ये कहिए वो हंस रहा है, तो फर्क है। फर्क है। वो हंस वो हंस रहा है, सिर्फ 2 में ही काम हो गया, क्योंकि ऊपर चंद्रबिंदु लगा है। लेकिन अगर आप कहें कि वो हंस, अब हंस जैसे कहा आपने, तो समय थोड़ा ज्यादा लगा हंग में, तो वहां पर हाँ, 3 हो गया। 3 हो गए। तो अनुस्वार में एक मात्रा बढ़ जाती है, और चंद्र बिंदु में मात्रा नहीं बढ़ती। चंद्र नहीं, बिंदु में जो रहता है वही रहता है। एक ही तो गिनी ये तो जाती हो है। गया जी। अब जो जो पहली मात्रा रहती है, अगर वो पहला अक्षर या पहला व्यंजन जो है वो आधा है, हम्म, वहां पर मात्राएं साधारणतया नहीं गिनी जाती। जैसे श्याम, श्याम, श्याम तो शा या की मात्रा नहीं त्याग, गिनी जाएगी। शा की नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि एक तो पहले श्याम या पहले से ही बड़ा है। हाँ, अब इस तरीके से त्याग या म्लान या स्नान, उसमें भी नहीं गिनी जाएगी, यानी कि उसमें वो भी एक शब्द के स्ना, साथ आ रहा है तो उसे नहीं गिनेंगे, दूसरे शब्द को गिनेंगे। उसे नहीं गिनेंगे। हाँ, वो शुरू में है, हाँ लेकिन जी, यही आधा क्या अक्षर अगर बीच में आता है, हम्म, तब उसकी तो मात्रा आ जाती है। तो शब्द खींचता है, वो अपना शब्द लेता है अपना। हाँ, तब वो ले लेगा। जैसे मृत्यु, जी, अब यहाँ पर देखिए माँ के ऊपर री लगा है, छोटा है। हाँ हम जी, लोग पढ़े हैं कि री में एक मात्रा होती, तो मृ, तो एक हो गया। या में यू, ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा है, वो भी एक हो गया। लेकिन आधा ता है, वो भी अपनी मात्रा ले रहा ये है। यही वो मृत्यु अपनी मात्रा ले रहा है, क्योंकि 2 अक्षर के बीच में आया है, बीच में आ रहा है। 2 अक्षर के बीच में आया है, इसलिए मृ के साथ जैसे आप कहेंगे मृत, तो मृत कहने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप ता को जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आधे ता को यही जोड़ रहे हैं। आपने वो पिछली बार बताए थे सर, हम्म, जब आप जी पिछली बार ये बता रहे थे मात्रा भार रही है तो आधे अक्षर का है,
संयुक्त अक्षर का है, ये पिछली बार बता रहे थे। जी हालांकि जी मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ था तो मुझे बस थोड़ा सा एक ही डाउट रहता था कि ये जब हम पहले पढ़ते हैं तब हम इसकी एक मात्रा लगाते हैं, और वही आधा अक्षर जब बीच में आ जाता है तब हम उसकी दो मात्रा लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डाउट हो जाता था मात्रा गिनने में कि कभी मेरी मात्रा कम बैठती है और कभी ज्यादा क्यों बैठ जाती है। फिर जब आपका पिछली बार आपने जो हमें बताया उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। हाँ हाँ, ये एक्चुअली जब शुरू में आता है कोई भी आधा अक्षर या कहेंगे व्यंजन आता है, अक्षर तो नहीं कह सकते, व्यंजन बन जाता है जब वो उसपे हलंत लगा होता है। जैसे आप प्रेम कहिए या प्रथम कहिए, अब जैसे प्र कहा, पा में आधा रा लगा हुआ है, पा में आधा रा लगा हुआ है, लेकिन ये एक साथ ही मिल गया तो इसमें प्र बोलने में आपको उतना ही समय लगेगा जो पा बोलने में लगेगा। तो यहाँ पर पा और प्र इनका भार एक है, इसलिए इन दोनों को मिला करके इसीलिए कहते हैं कि जब शुरुआत में कोई शब्द शुरुआती दौर पर कोई शब्द के सामने अगर आधा कोई अक्षर लगा है तो उसकी मात्रा नहीं गिन जाएगी, नहीं। लेकिन वही अगर बीच में आ जाए, अब जैसे हाँ उसकी वही अगर बीच में आ जाए, जैसे सत्य, अब आप खुद ही देखिए, सा बोलने के बाद आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है, सत्य बोलने के लिए, हाँ रुकना पड़ता है, सत्य, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर जो रुकना पड़ा इस मैंने स में आप ता को लेकर के थोड़ा भार दे रहे हैं, जैसे ही भार इसको मिला इसकी मात्रा दो हो गई। हाँ, अब मात्रा का एक सबसे बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जब आप कभी भी लिख रहे हैं जब कोई कविता हम लिखते हैं तो कविता में नॉर्मली क्या होता है कि 4 चरण होते हैं। ये एक अभी तो खैर सब कविताएं अलग अलग होने लगी हैं, चरण कम ज्यादा भी होते हैं, कहीं कहीं 6 चरण भी होते हैं, जैसे कुंडलिया में, और कुछ लोग चरण देते ही नहीं है। लेकिन ये जो माना गया है, जो शास्त्र के हिसाब से है, इसके विज्ञान के हिसाब से है, भाषा विज्ञान के हिसाब से, ये शास्त्र के हिसाब से, उसमें छंद जो बना रहे हैं आप, उसका एक पद होता है, हर एक पद के 4 चरण होते हैं। हाँ, जिसमें वो यति लगती है, हाँ जहां यति लगती है, ठीक है। अब उस यति के हिसाब से आप बोलते हैं, उसकी यति के हिसाब से आप बोलते हैं। जैसे एक आपको बड़ा सुंदर दोहा याद आ रहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधियात। ये रामचरितमानस का, इस पर तो हम लोग बहुत निबंध लिखते थे, हानि लाभ जीवन मरण, बहुत निबंध हम लोगों ने लिखे हैं। ये जो भरत से जो मुनि बोलते हैं, मुनिनाथ बोलते हैं, अब ये दोहा देखिए, सुनहु भरत भावी प्रबल, अब यहां पर आकर हमको रुकना पड़ता है। तो ये इसका ये प्रथम चरण हुआ, इस पूरे पद का ये प्रथम चरण हुआ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, बिलखि कहो मुनिनाथ। अब यहाँ पर फिर हम रुक रहे हैं, दूसरा चरण खत्म हुआ। हाँ जी। हानि लाभ जीवन मरण, ये तीसरा चरण हुआ। यश अपयश विधि हाथ, ये चौथा चरण हुआ। तो इस तरीके से 4 चरण मिला करके ये एक पद बना। एक पद। अब इस 4 चरण में, अब इन 4 चरणों में हर एक चरण की मात्रा गिनी जाती है, और इनमें एक चरण कहलाता है सम चरण, एक कहलाता है विषम चरण। जैसे सम माने जो 2 और 4 6 ये सम हो गए, तो माने दूसरा वाला सम हो गया, पहला वाला विषम हो गया, विषम और सम, विषम चरण और सम चरण, ये 2 चरण होते हैं। अच्छा, तो इन 2 चरणों से छंद बनता है सर? नहीं, कोई ये दोहा बनते हैं हर एक में, कहीं कहीं भी विषम, कहीं विषम, विषम और सम तो सब सम में होते हैं। जैसे आप चौपाई में देखिए, अब 4 चरण वहां पर भी है, वहां पर भी 4 चरण हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये 4 चरण, 4 चरण, ये 4 चरण। अब आप देखिए यहाँ पर चारों चरण में आपको बोलने का जो तरीका है वो बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर चारों चरणों में जो भार है, या जो आपके बोलने की जो गति है, वो सारी चरणों में बराबर है। तो ये चारों चरणों की मात्रा या इनका भार बराबर है।
हाँ सर। इसलिए चौपाई, इसलिए कहते हैं कि चौपाई में चारों चरणों में बराबर मात्रा होती है, और वो मात्रा होती है 16-16। 16। शायद इसीलिए इसका नाम 16-16। चौपाई रखी गई है सर, चौपाई। जी जी जी। हम्म। अच्छा, इस चौपाई की एक और खासियत है। हमको तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि तुलसीदास जी जैसे इतने भक्त, वो इतना काव्य में ज्ञान था उनको कि हम कभी आश्चर्य, उन्होंने अपने रामचरितमानस में शायद 17,000 के आसपास शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहली बात तो ये, चौपाई की सबसे बड़ी खासियत है कि चौपाई के अंत में आ आता है, माने दो दो मात्राएं आनी चाहिए। ओके। तो और अंत भी इस तरीके से होना चाहिए, ये अच्छा। जरूरी है। आप वहां पर एक एक लघु से लेकर के अंत नहीं कर सकते, ये नॉर्मल नियम होता है। अच्छा, नहीं तो पढ़ने तो में हर नहीं चौपाई आएगी। के हर चौपाई के पीछे आ की मात्रा जरूर होनी चाहिए। हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं, लेकिन दो दो की मात्रा आनी चाहिए। एक 2 की अकेले पे मात्रा, आप खत्म मत करिए, फिर आप पढ़ने में अकेले मजा पे नहीं खत्म आएगा वो, करेंगी, हाँ तो आप उसको उतना उस ढंग से गा नहीं पाएंगे, गा नहीं पाएंगे। सर इतने उस तरह सालों गा नहीं बाद पाएंगे। मुझे पता चला कि जो कुमार विश्वास ने जो लिखा है गीत जो हम सुनते हैं वो छंद है। कोई दीवाना कहता है, फिर वो यति आती है, कोई पागल समझता है। हाँ, तो उसमें मैं देखिए कहा वो अब पता शायद चला कि उन्होंने, उन्होंने छंद लिखा था वो। हाँ वो छंद है, वो हरिगीतिका में है। हाँ हरिगीतिका, हरिगीतिका में शायद 13-13 छंद होते हैं, अभी याद नहीं हमको, हाँ देख के बताएंगे आपको। हाँ जी। और लेकिन चौपाई का है 16-16 होते हैं, 1600। चौपाई में 16-16। अब आप यहाँ पर एक तो किसी भी छंद को जब आप अंत करते हैं, जी एक सर। बार एक तो हम एक बार समचरण हो अपने गया है। श्रोताओं को बता देते हैं कि जब दोहे के बीच में हम कोमा लगाते हैं जी, वो यति कहलाती है। हाँ, ये वो पिछली यति बार सुने कहलाती है। बताई जब, थी। हाँ यति कहलाती है, और जब आप जिस फ्लो में कहते हैं वो गति कहलाती है। हाँ अब कोई गा करके कहता है, थोड़ा समय ज्यादा लेता है, तो उसकी गति हाँ। धीमी है। जैसे आप उस पिक्चर की बात कर रही थी, अखियों के झरोखों से, ये फिल्म का नाम था शायद, हम्म। जिसमें वो जो आप उस पिछली बार गाई भी थी एक दोहा, एक आधा दोहा उस फिल्म का। हाँ सर, गाया था वो, तो याद नहीं है। हाँ वो हाँ हाँ, बुरा जो कोई के बुरा गाने जो थे वो। देखन मैं चला मुझसे, बुरा जो देखन मैं बुरा चला उससे, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो हाँ देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो तन खोजा आप ना मुझसा बुरा न कोय। हाँ हाँ, तो अब ये जैसे आपने थोड़े में कह दिया, अब वहां पर उन्होंने जो गाया है एक लंबे समय ले लिया, लेकिन यति वहीं पर है जहां पर आप यहाँ कह रही हैं, वहां पर गायक गायक वहां पर कह रहा है। वहां पे कह रहा गति है। वहां हाँ दूसरी, गति दूसरी है, लेकिन हाँ यति वहीं पर है। आप भी हाँ। वहीं पर, आपने भी वहीं पर रोका, बुरा जो देखन मैं चला, और वहां पर भी गाने पे भी यही कहेगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा उसके बाद जो थोड़ी म्यूजिक। देखन में चला, बुरा अब न यहाँ, मिलिया कोई। हाँ, वो यति हाँ वहीं ये आती है जहाँ आती है। यति वहीं आती है, तो ये हाँ चरण आया फर्क है। अब इसमें दोहे में अब कहा जाए तो आप देखिए, दोहे में पहले वाले चरण में 13 मात्रा रहती है, अच्छा। और दूसरे वाले चरण में 11 रहती है। दोहे का तभी दोहा दोहा उस तरह से बन पाता है, अच्छा 13 और 11 का। अच्छा, इसमें तुकांत जो है, जी सर। तुक जो अंत करते हैं, जो दूसरा चरण और चौथा चरण, माने जो सम चरण होते हैं, दूसरा और चौथा चरण सम जो होता है, वो आप अक्सर कोई भी दोहा उठाकर देख लीजिए, वो एक मात्रा से खत्म होता है। आप इसी दोहे को देख लीजिए, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोय। अब कोय या अल्प में है, छोटे में है, एक छोटे। मात्रा छोटे में है। और आप और भी कोई रहीमन दोहा, धागा प्रेम का। हाँ, मत तोड़ो चटका है। अब देखिए, या वहां पर एक में खत्म होता है। प्रेम। हाँ तो आप इसको आप यहाँ पर दीर्घ में खत्म नहीं कर देंगे, दीर्घ में खत्म होने से इसका जो लय जो है वो टूट टूट जाएगा। जाएगा। हाँ, इसका लय टूट जाएगा। अच्छा, तो ये तो मैं अभी छंद के इनके बारे में बता रहा था कि अंत जो करिए वो इस तरह से करिए कि जैसे राह आ रहा है, तो राह आए, आह आए, वाह आए, शाह आए, माह आए, इस तरीके से शब्द आए, ताकि अंत तुकांत इसी तरीके से हो। आप कोई भी छंद लिखें, जिस छंद को आपको तुक में अंत में देना है, आप छंद के उसी तरीके से दीजिए। अब कहीं पर कोई जरूरी नहीं कि आप
छंद जब लिख रहे हैं कोई चीज, पहला चरण लिख रहे हैं, तो पहले चरण में जब हमने कहा कि यहाँ पर 13 मात्राएं हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर मात्रा ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ मिले, लेकिन टोटल मिलाकर के मिलनी चाहिए। अच्छा, ओके। बुरा जो देखन मैं चला, पुराना अब मिले यहाँ देखिए, बुरा न मिले या कोई, तो कोई। पहले चरण में आया बुरा जो देखन मैं चला। अब पहला चरण और तीसरा चरण देखिए, जो तन देखा आपना, या जो मन देखा आपना। हाँ जी, बुरा जो देखन मैं चला, जो मन देखा आपना। अब ये देखिए, दोनों का भार एक ही है, दोनों के एक ही बोलने का भार समय है। आप जब इसको गाएंगे, इसको संगीत में क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसकी लय जो है पहले वाले की और तीसरे वाले की एक ही है। क्योंकि यदि ज्यादा मात्रा आएंगे तो वो भार भी बढ़ जाएगा और गाने में नहीं आएगा वो। हाँ, गाने में नहीं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, चटकाए, टूटे से फिर टूटे ना से जुड़े, फिर ना जुड़े, जुड़े जुड़े पे जो गांठ गांठ पड़ जुड़ेगा। जाए। अब देखिए कितना सुंदर, ये दोहे का सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि दोहा जो है, जैसे गजल वगैरह में शेर होता है कि एक एक गजल के शेर जो है, दो दो जो मिसरे होते हैं, वो मिलकर के पूरा एक कंप्लीट शेर बनाते हैं। ऐसे दोहा एक दर्शन है, फिलॉसफी है। आप देखिए रहीमदास जी ने कितना सुंदर लिखा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ऐसा। कितनी सुंदर बात बनी, इतना सुंदर संदेश दिया है, और कितने कम शब्दों में। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानुस चून। कितना सुंदर उन्होंने, अब ये पूरा एक दो लाइनें मिलकर के, 4 छोटे छोटे चरण मिलकर के एक पूरा का पूरा संदेश दे दिया, जो आजकल जिसपे आप पूरा निबंध लिख सकते हैं। जी सर। अब जैसे मैंने पहले वाले बताया था कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। भरत को समझाते हुए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सुनो भरत भावी, जो भाग्य बहुत ही प्रबल है। हाँ जी। बिलख मैंने रोते हुए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। माने ये जो सारी चीजें हैं, हानि लाभ जीवन और मरण, यश और अपयश, ये 6 चीजें विधि विधान के हिसाब से। ये दो शब्दों, 2 लाइनों में, 4 चरणों में, छोटे चरणों में कितनी बड़ी बात लिख दी। कविता भी हो गई, छंद भी हो गया, संदेश भी हो गया। दोहे की महत्ता बिल्कुल अलग है। दोहा सुनिए अच्छा लगता है, लिखिए अच्छा लगता है, और लिखने में सरल है, ऐसा नहीं कि कठिन है, लिखने में सरल है। तो सर, तो इस बार आपने हमारे श्रोतागणों को दोहा के बारे में बताया, और मैं आपसे एक बार और कहूंगी कि जैसे आपका टाइम 6 बज गए हैं, क्योंकि आज हमारे श्रोतागण थोड़े दुखी होंगे कि आज सर को जल्दी जाना पड़ेगा, मगर हम फिर इस क्लास को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सर से हरतालिका और गीतिका छंद सीखेंगे। और मैं एक श्रोतागणों, हर गीतिका और गीतिका, हर गीतिका, हाँ, गीतिका, घनाक्षरी, ये तमाम छंद प्रमुख छंद हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि छंद ही मेन एक स्ट्रक्चर है कविता बनाने का। अगर आप अच्छी कविता बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सिंगेबल हो, गे हो, गाने लायक हो, तो छंद का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। बहुत ही तो जरूरी इस है। पे हम थोड़ा से डिस्कस करेंगे, ताकि हाँ, उबाऊ भी न लगे और आपके मन में आ जाए। प्रैक्टिस करें, 2-4 हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सर नीचे, सर आप अपने एक कमेंट, या सुषमा जी आप एक नीचे छंद लिख के डालिएगा कि इसको हम आगे कर सकें। मैंने कविता लिखी थी, और मुझे बाद में पता चला कि ये वो कविता नहीं थी, वो छंद थे। वो मैंने फिर छंद का रूप दे के सर को भेजी थी कि सर ये छंद लिखे हैं मैंने, तो जो कि मुझे लगता था गीत सर लिखा है। हमें आप अगली बार आप हमें मीटर के बारे में भी बताएं, जो हमारे बीच में दूरी आती है, छंद के बीच में, दोहे के बीच में दूरी आती है, तो उसको जो मीटर कहा जाता है, वो मीटर के बारे में आप हमें बताइएगा। तो वो हाँ, सवाल आप लिख के रखिएगा। हाँ, मापनी कहते हैं इसको, हिंदी में मापनी कहते हैं, माने मापना। यही जो मात्राएं हैं, इन्हीं का माप है। कहीं कहीं भी आप देखिए, मैं अब आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात कह दी कि मैं समय ले रहा हूँ थोड़ा सा। एक फिल्मी गाना है, बड़ा अच्छा गाना, शायद इसका मैंने वो पहले भी जिक्र किया है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। ये एक जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। अब क्या बात है। ये मुकेश जी का गाया हुआ गाना है, और हमको बड़ा पसंद है गाना। और इसमें अब देखिए, इसमें भी 4 चरण है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है।
अब ये बहुत लंबा हो गया, लंबे लंबे यहाँ पर चरण लिए हैं, हाँ जी, तो यहाँ पर मापनी पड़ गई। लेकिन अगर आप टोटल देखिए ऊपर और नीचे, तो टोटल मिलाकर के उनकी मात्राएं सेम है। ऐसा ना हो कि ऊपर की मापनी या ऊपर का मीटर अलग हो, नीचे का मीटर अलग हो, और वो अलग हो ही नहीं सकता अगर आपकी मात्राएं एक है। एक है। अगर आपकी मात्राएं नपी हुई हैं जैसा चाहते हैं, हाँ जैसा जी, नियम है, तो कभी भी वो अलग नहीं हो सकता। जी, ठीक है, इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे और हाँ फिर सर। डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आप हम अपने श्रोतागणों से भी कहेंगे कि अपने आने वाले एपिसोड के लिए अपने सवाल तैयार रखें, कॉपी पेंसिल तैयार रखें, और जो आज सर ने बताए हैं छंद लिख के रखिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, और लम्हे जिंदगी को सुनते रहिए, सर को सुनते रहिए, और हम पुनः दोबारा सर से मिलेंगे। तब तक के लिए सर का बहुत बहुत आभार सर, आपने हमें अपना कीमती धन्यवाद। समय बहुत दिया। बहुत आभार सर। सर आपने और इस जो धन्यवाद। अभी आपने एक गीत का जो छंद बताया है मुकेश जी का, मैं इसे जी कमेंट बॉक्स में लिखकर इसकी मात्राएं भी लिखूंगी, ताकि आप बता सके कि वो मात्राएं सही है या गलत जी है। जी जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये इस बहुत कमेंट बहुत बॉक्स को धन्यवाद। आप जरूर देखिएगा। सभी श्रोतागणों से मेरा निवेदन है कि उसे देखें और उससे सीखें, और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कविताएं डालें, जिससे कि आपको अपनी कविता में कमी पता चलेगी, त्रुटि पता चलेगी, और वो कविता एक नया रूप लेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार। धन्यवाद।